नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट 2 सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है ये देखा और इसके लिए सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखी थी। उसे एलैबोरेट करके हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है, उसके फीचर्स क्या हैं। साथ ही साथ हमने जावास्क्रिप्ट का रन टाइम देखा था और जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में हमने देखा था कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे जावास्क्रिप्ट का इंजन आता है, वेब एपीआई आते हैं, कॉलबैक क्यू आता है। अब इसमें हमने जब जावास्क्रिप्ट का इंजन देखा था तो जावास्क्रिप्ट के इंजन में हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक था कॉल स्टैक और दूसरा था हीप। हीप आपका अनस्ट्रक्चर्ड मेमोरी पूल होता है जिसमें आपके सारे फंक्शन स्टोर होते हैं, जबकि कॉल स्टैक जो होता है उसमें आपके जो ग्लोबल लेवल के वेरिएबल या जो कुछ जो फंक्शंस तो आपके कॉल स्टैक में स्टोर होते, हीप में स्टोर होते हैं। बाकी का कोड आपका जो रन होता है वो कॉल स्टैक में होता है। और कॉल स्टैक में भी हमने देखा था रन होने के लिए बहुत सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। सबसे पहले तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपका टॉप लेवल का कोड एग्जीक्यूट होता है और जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर एक नया फंक्शन या फिर कोई भी एक नया फंक्शन देखता है तो उसके लिए हर फंक्शन के लिए एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा था कि हमें दिस कीवर्ड मिलता है, हमें उस फंक्शन की स्कोप चेन, मतलब वो फंक्शन किसी फंक्शन का अगर चाइल्ड फंक्शन है या फिर उसके अंदर कुछ चाइल्ड फंक्शन है और वो किसी और का पेरेंट है, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ हमने देखा था इसमें हमें वेरिएबल एनवायरनमेंट भी मिलता है। आर्गुमेंट कीवर्ड भी इसमें आता है दिस कीवर्ड की तरह। ये सब कुछ हमने देखा। हमने इवेंट लूप और कॉलबैक क्यू भी देखी थी। कॉलबैक क्यू में आपका जो एसिंक्रोनस कोड है, जो ब्लॉकिंग कोड हो सकता है, जैसे सेट टाइम आउट वाला कोड हो गया या फिर ऐसा कोड जो टाइम लेता हो, टाइम कंज्यूम करता हो। सिंस जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है इसलिए ये ब्लॉकिंग इन नेचर है। ये लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूट होती है तो इसमें क्या होता है, अगर कोई ब्लॉकिंग कोड बीच में आ रहा है तो या फिर कोई टाइम कंज्यूमिंग कोड, जैसे किसी एपीआई से डेटा फेच करना हो, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो सकता है, तो अगर ऐसा कोड है तो वो टाइम लेगा और वो ब्लॉक करेगा आने वाले जो उसके नीचे जो कोड है उसे ब्लॉक करेगा। ऐसी सिचुएशन में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट जो है एक तरह से हमें एक कॉलबैक क्यू प्रोवाइड करती है जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में। ये जो भी आपका टाइम कंज्यूमिंग कोड होता है वो कॉलबैक क्यू में चला जाता है और जैसे ही आपका कॉल स्टैक खाली हो जाता है, उसमें से सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पॉपअप हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका इवेंट लूप है कॉलबैक क्यू में से आपका टाइम कंज्यूमिंग या फिर एसिंक्रोनस कोड पुश करता है आपके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में और उसे रन करता है। इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखा था। और अब नेक्स्ट जो हमें देखना है, यहाँ पे हमने जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपका दिस कीवर्ड इसे देख लिया था। साथ ही साथ हमने जो स्कोप चेन है उसे भी देख लिया था। अब हमारा रह गया था इसमें वेरिएबल एनवायरनमेंट। वेरिएबल एनवायरनमेंट को आज हम डील करेंगे। अब जब वेरिएबल एनवायरनमेंट को हम डील कर रहे हैं तो इसके साथ बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं। जैसे वेरिएबल हमने देखा है कि 3 तरह से डिक्लेयर होता है, लेट, कॉन्स्ट और वैर। अब ये लेट, कॉन्स्ट और वैर के साथ जब ये डिक्लेयर होता है तो इसके साथ अलग अलग फीचर जुड़ जाते हैं। एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल हॉइस्टिंग का, जावास्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है इसे भी समझेंगे। टेम्पोरल डेड जोन भी होता है एक कंसेप्ट, उसे भी समझेंगे। कुल मिला के जो हमें वेरिएबल एनवायरनमेंट में हमारे लेट, कॉन्स्ट, वैर के साथ जो वेरिएबल आते हैं उनसे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, उनके बिहेवियर्स, किस तरह से वो फंक्शन में या फिर इवन अदरवाइज वर्क करते हैं, इन्हें हम सबको, ये सब कुछ हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमारा नाम है, इसका नाम है वेरिएबल हॉइस्टिंग एंड टेम्पोरल डेड जोन। यहाँ पे एक क्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ और क्रेन ने कुछ लिफ्ट किया है। वेरिएबल हॉइस्टिंग आपने इंग्लिश में एक जनरल टर्म पढ़ी होगी। हॉइस्टिंग जनरली फ्लैग के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे फ्लैग हॉइस्टिंग सेरेमनी, मतलब फ्लैग को ऊपर चढ़ाना। फ्लैग को हम नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं। इन द सिमिलर वे इस क्रेन ने
ये ब्लॉक ऑफ, ये जो एक ब्लॉक है कंक्रीट का है आई बिलीव, उसे ऊपर उठा के रखा है। मतलब यहाँ पे जब हम वेरिएबल हॉइस्टिंग की बात करते हैं, हॉइस्टिंग मतलब ये कुछ वेरिएबल झंडे की तरह, फ्लैग की तरह ऊपर पुश किए जाते हैं। ये हमें बिहेवियर इस चैप्टर में देखना है। अब इसमें हमारे और भी कंसेप्ट्स हैं, लेकिन हम शुरुआत वेरिएबल हॉइस्टिंग से करेंगे। वेरिएबल हॉइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज़ अ मैकेनिज्म, इसकी डेफिनेशन है, वेरिएबल हॉइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन आर मूव्ड hoisted to the top of their containing scope during compilation. Hoisting basically makes some type of variable accessible, or let's say this allows variable and function to be used before they are declared. यहाँ पे जो की वर्ड है वो ये है कि hoisting basically makes some type of variable accessible, or let's say this allows variable and function to be used before they are declared. So यहाँ पे हॉइस्टिंग दो तरीके से काम करती है जावास्क्रिप्ट में। पहला तो है वेरिएबल हॉइस्टिंग और दूसरा है फंक्शन हॉइस्टिंग। फंक्शन हॉइस्टिंग हम बाद में डील करेंगे, पहले हम वेरिएबल हॉइस्टिंग को समझ लेते हैं। वेरिएबल हॉइस्टिंग को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कोड देखना पड़ेगा। हम हमारे कोड एडिटर पे जाते हैं, यहाँ पे हमें वेरिएबल हॉइस्टिंग समझनी है। और वेरिएबल हॉइस्टिंग समझने के लिए एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का अगर हम कंपाइलेशन जो कोड एग्जीक्यूट आता है उसे देखते हैं, तो जावास्क्रिप्ट जो होता है जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ये तो हमने देखा है। इसमें क्या होता है, कोड एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है। यहाँ पे सबसे पहले लाइन का कोड, फिर दूसरे लाइन का कोड, फिर तीसरे लाइन का कोड, इस तरह से आपका ऑर्डर होता है एग्जीक्यूशन का, टॉप से लेके बॉटम तक। अगर बीच में कोई कोड, जैसे आपने कोई वेरिएबल पहले उपयोग कर लिया उसे डिक्लेयर किए बिना, तो क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं? यही हमें कंसेप्ट यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं। जनरली हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं कि जैसे एक वैर कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वैर फर्स्ट नेम, और इसमें जैसे हम लोग फर्स्ट नेम यहाँ पे सचिन ले लेते हैं। अब क्या इस वेरिएबल का उपयोग मैं बाद में कर सकता हूँ? ऑब्वियसली, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को पता चल चुका है कि फर्स्ट नेम नाम का कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू सचिन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको console.log करके देखूँ और फर्स्ट नेम, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सचिन देखने को मिलता है। ऑलराइट, ये तो आपका सिंपल सा कोड हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दूँ? अगर मैं इसे ऊपर ले आऊँ और नीचे वाले को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इस केस में आप समझिए कि मैंने यहाँ पे जो ये कोड है, वेरिएबल जो नेम है आपका, उसे पहले एक्सेस किया है, उस कोड का पहले उपयोग किया है, उसे डिक्लेयर बाद में किया है। क्या ऐसे केस में मुझे मेरे कंपाइलर को ये पता चलेगा कि फर्स्ट नेम नाम का कोई वेरिएबल आगे चल के आने वाला है? ये अभी यहाँ तो 940 और 942 दो ही लाइन का डिफरेंस है। ये हो सकता है कि मैं इस कोड को पहले लाइन पे उपयोग करूँ और 940 लाइन पे डिक्लेयर करूँ उस वेरिएबल को। तो क्या ऐसे सिचुएशन में जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को ये पता चलेगा कि क्या हमने ऐसा कोई कोड दिया है? क्या यहाँ पे एरर आएगी? यही हमें देखना है। जब हम var के साथ कोई वेरिएबल बाद में डिक्लेयर करते हैं और उसे पहले एक्सेस करते हैं, ऐसी कंडीशन में ये हमें अनडिफाइंड आंसर देता है। जैसे पहले सचिन आया था, इस केस में हमारा जो आंसर आया है वो है अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इसका नेचर कुछ इस तरह से है कि और यही चीज़ हम अगर लेट और कॉन्स्ट के साथ करके देखें, जैसे मैं एक लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और लेट के साथ लास्ट नेम और इसे दे देते हैं हम तेंदुलकर, और एक वेरिएबल हम लोग कॉन्स्ट के साथ भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेंगे हम प्रोफेशन, और इसकी वैल्यू होगी क्रिकेटर।
अब इन तीनों को ही एक्सेस करना होगा, तो सिमिलरली हम यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर सकते हो ऑब्वियसली, और यहाँ पे प्रोफेशन। यहाँ पे हमने क्या किया है, वैर के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सचिन, फिर एक लेट के साथ लास्ट नेम और कॉन्स्ट के साथ प्रोफेशन, और तीनों को पहले ही हमने लॉक करने की कोशिश की है। यहाँ पे तीनों का आंसर हम देखते हैं, तो हमें जो पहला जो वेरिएबल हमारा वैर के साथ डिक्लेयर किया गया उसी का आंसर हमें अनडिफाइंड देखने को मिला है, जबकि हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिली है। एरर इस तरह से है कि लाइन नंबर 941 जहाँ पे हमने console.log लास्ट नेम जो कि लेट के साथ डिक्लेयर किया है उसमें एरर आ रही है। एरर क्या कह रही है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, कैनॉट एक्सेस लास्ट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को ये पता नहीं है कि ये कोई वेरिएबल, पता तो है एक्चुअली उसे वेरिएबल है, लेकिन वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है। इस केस में क्या हुआ है, इवन अगर हम इस लाइन को, अगर इस कोड को अगर हम यहाँ पे ब्लॉक कर दें, अब हम कॉन्स्ट वाला देखें तो कॉन्स्ट वाले में भी हमें सेम एरर आएगी। देखिए, कैनॉट एक्सेस प्रोफेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन, सेम एरर। ऐसा क्यों हुआ है बिफोर इनिशियलाइजेशन? एक्चुअली यहाँ पे जो कंसेप्ट काम में आता है वो है वेरिएबल हॉइस्टिंग। वेरिएबल हॉइस्टिंग क्या है कि जैसे फ्लैग हॉइस्ट होता है, नीचे से ऊपर जाता है, इन द सिमिलर वे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले होता क्या है कि जो भी आपके वेरिएबल वैर, लेट और कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर हुए हैं ये सारे के सारे हॉइस्ट हो जाते हैं, और हॉइस्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। वैर वाला जो वेरिएबल हॉइस्ट होता है इन द सेंस जो भी वेरिएबल आपके इवन आपके प्रोग्राम में बॉटम में भी क्यों ना डिक्लेयर किए गए हो, वो कंपाइलेशन से पहले ऊपर चले जाते हैं टॉप ऑफ द कोड, और वहाँ पे एक तरह से जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को पता चल जाता है कि आने वाले प्रोग्राम में कुछ इस तरह के वेरिएबल देखने को मिलेंगे। अब हॉइस्टिंग जो होती है दो तरीके की होती है। जो वैर वाला वेरिएबल होता है वो हॉइस्ट तो होता ही है, साथ में इनिशियलाइज भी होता है, लेकिन यहाँ पे वैर वाला वेरिएबल का नेम हॉइस्ट होता है, फर्स्ट नेम हॉइस्ट होगा, उसकी जो वैल्यू है सचिन, फर्स्ट नेम की वैल्यू सचिन, वैल्यू कभी भी हॉइस्ट नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल का नेम हॉइस्ट होता है, और ये फुल्ली हॉइस्ट होता है जब ग्लोबल स्कोप में होता है। तो इसमें जो इनिशियलाइज होता है, इस केस में वैर जो इनिशियलाइज होगा सचिन ना होके जब ऊपर जाएगा तो वो अनडिफाइंड के साथ इनिशियलाइज होता है, जबकि लेट और कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किए जाने वाले वेरिएबल हॉइस्ट नहीं होते। इनफैक्ट वो हॉइस्ट होते हैं, लेकिन ये दोनों जो हॉइस्ट होते हैं वो होते हैं टेम्पोरल डेड जोन में। अब टेम्पोरल डेड जोन क्या है कि यहाँ इस टेम्पोरल डेड जोन में ये एक तरह से ये वेरिएबल चले जाएंगे और वहाँ पे पता चलेगा कि ये है, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। टेम्पोरल डेड जोन ये एक ऐसा डेड जोन क्रिएट होता है जहाँ से आपका प्रोग्राम इनिशियलाइज चालू होता है, स्टार्ट होता है, कंपाइलेशन होता है, वहाँ से लेके उन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने तक वो दोनों वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट टेम्पोरल डेड जोन में पड़े रहेंगे। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ कंपाइलर में जाए तो इसे हम लोग एक काम करते हैं, ओके यहाँ पे आते हैं, और मैसेज जो था हमारा अनडिफाइंड के साथ इनिशियलाइज हुआ है। ये जो दो वेरिएबल हैं लेट और कॉन्स्ट वाले, ये इनिशियलाइज नहीं होते, टेम्पोरल डेड जोन में पड़े रहते हैं। यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें टेम्पोरल डेड जोन में? अगर मैं यहाँ पे सोर्स पे जाऊँ तो सोर्स पे मुझे कुछ दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला है, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ओके, यहाँ पे हमें स्कोप देखने को मिलता है, दूसरा है कॉल स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों वेरिएबल अगर मुझे देखने हैं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एलिमेंट्स में आना है, सोर्स में आना है और app.js पे जाना है,
और हमारा जो कोड हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से है। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ ब्रेकर लगा सकता हूँ, डिबगर टूल में कुछ मेरे ब्रेक पॉइंट्स लगा सकता हूँ, और ब्रेक पॉइंट लगाने से हमें कंट्रोल, जो एग्जीक्यूशन होता है वो कंट्रोल तरीके से होता है, वो हमें यहाँ पे एक कंट्रोल देगा। मैं सबसे पहला कंट्रोल यहाँ पे console.log फर्स्ट नेम पे लगा देता हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर फिर से इसे रन करूँ तो देखिए आपके यहाँ पे स्कोप में, देखिए स्कोप में आपके स्क्रिप्ट है और ग्लोबल है। स्क्रिप्ट में आपके जो लेट और कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किए गए थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं स्क्रिप्ट में। कौन से है वो? लास्ट नेम जो हमने लेट के साथ किया था और प्रोफेशन जो हमने कॉन्स्ट के साथ किया था, वो हमें स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। ये जो स्क्रिप्ट में है ये अभी टेम्पोरल डेड जोन में है। जब तक ये कोड यहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक वो टेम्पोरल डेड जोन में बने रहेंगे। जबकि जो हमारा var के साथ डिक्लेयर किया गया वेरिएबल था फर्स्ट नेम, वो इनिशियलाइज्ड हुआ था अनडिफाइंड से, वो पूरी तरह से हॉइस्ट हुआ था और उसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें ग्लोबल स्कोप में, ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए ये आपका जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम, ये ग्लोबल स्कोप में हमें देखने को मिलता है, जबकि लेट और कॉन्स्ट वाले आपके स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ कब तक बने रहेंगे? ये यहाँ तब तक बने रहेंगे, अभी ये टेम्पोरल डेड जोन में है, ये यहाँ तब तक बने रहेंगे जब तक इनकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो जाती या फिर उसे इनकाउंटर नहीं कर लेता कंपाइलर। इसे हम देखते हैं, अगर हम इसे रन करें, इसे कंट्रोल तरीके से रन किया जा सकता है इस प्रोग्राम को। यहाँ पे इस प्रोग्राम पे दबाना है, नेक्स्ट लाइन पे देखिए अभी भी हमारे टेम्पोरल डेड जोन में है दो वेरिएबल। हमने अभी वेरिएबल होस्टिंग किस तरह से होती है ये देखिए। इन द सिमिलर वे फंक्शन होस्टिंग भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे। फंक्शन होस्टिंग किस तरह से है? तो फंक्शन होस्टिंग कुछ अलग तरीके से काम करता है, काम सिमिलर तरीके से ही होता है, लेकिन फंक्शन के तीन टाइप हमने देखे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, और फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि तीन तरह के फंक्शन हम बना सकते हैं लेट, कॉन्स्ट और var के साथ। और एक तीसरा फंक्शन हमने देखा था वो था एरो फंक्शन। सबसे पहला जो फंक्शन है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में आप प्रोग्राम में फंक्शन कहीं भी डिक्लेयर कीजिए, उसे आप इन्वोक उसके पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद में भी कर सकते हैं। यूजुअल प्रैक्टिस क्या होती है कि हम लोग पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उसे एक्सेस करते हैं, यानी उसे इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं। हम उसे पहले भी कर सकते हैं। इसका अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन देखें, यहाँ पे हम कोड एडिटर में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, फंक्शन होस्टिंग, फंक्शन यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन और इसकी डेफिनेशन हम फंक्शन में एक काम करेंगे, एक साधारण सा फंक्शन लेंगे जो console.log करेगा या फिर रिटर्न करेगा। फंक्शन a+b ले लेते हैं, a, b, दो पैरामीटर जाएंगे और ये रिटर्न करेगा a+b। ठीक है, अब इसे हम लोग फंक्शन का नाम भी दे देते हैं एडिशन। ये सिंटैक्स हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का। फंक्शन डिक्लेरेशन को कॉल करने के लिए हम console.log में एडिशन को हम लोग जैसे 6, 9, 6 और 9 के एडिशन हमें 15 देखने को मिलेगी। सेव करते हैं, कंसोल में हमें 15 एडिशन देखने को मिलेगी। ओके, इसे हटा देते हैं, कंसोल एंड कंसोल। ओके, हमें यहाँ पे इसके एडिशन 15 देखने को मिली। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि हमने पहले फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद उसे एक्सेस किया। क्या होगा अगर हम उस फंक्शन को पहले ही एक्सेस करें?
पहले एक्सेस करने के लिए मैं इसे ऊपर ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने फंक्शन एक्सेस किया है ना इस कोड में, पहले तो मैंने फंक्शन एक्सेस कर लिया है और फंक्शन एक्सेस करने के बाद उसे डिक्लेयर किया है। देखिए यहाँ पे फंक्शन पहले एक्सेस किया है, फंक्शन एक्सेस करने के बाद डिक्लेयर किया है। अब जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर जब ऊपर से नीचे आएगा तो पहले तो फंक्शन एक्सेस देखेगा, वो फंक्शन कॉल देखेगा। अब तक उसे पता नहीं है कि इस तरह का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेमन लैंग्वेज में देखे तो ऊपर से नीचे आएगा, console.log देखेगा, फंक्शन इन्वोकेशन देखेगा। अब तक हमने फंक्शन की डेफिनेशन बनाई नहीं थी, तो उसे कैसे पता चला कि इस तरह का कुछ फंक्शन है और हमें वो आंसर दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर 15 ही आता है, 15 ही आता है। तो ये कैसे पता चला जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को कि ये ऐसा फंक्शन है। होता क्या है कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, जैसे वेरिएबल हॉइस्ट होता है, और वेरिएबल में हमने देखा था कि var वाला वेरिएबल कम्प्लीटली हॉइस्ट होता है, जबकि लेटर कॉन्स्ट वाले टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं। इन द सिमिलर वे फंक्शन जो डिक्लेरेशन होते हैं हमारे, ये पूरी तरह से हॉइस्ट होते हैं। लेकिन वेरिएबल से ये डिफरेंट कैसे है? वेरिएबल में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, जैसे हमने सचिन के साथ देखा, फर्स्ट नेम सचिन, उसमें सिर्फ जो वेरिएबल का नाम है वो हॉइस्ट होता है और उसे इनिशियलाइज़ किया जाता है अनडिफाइंड के साथ। फंक्शन के केस में ये नहीं होता है। फंक्शन के केस में जब वेरिएबल फंक्शन हॉइस्ट होता है तो वो कम्प्लीटली होता है अलॉन्ग विद इट्स वैल्यू, वो इनिशियलाइज भी होता है उसके रियल वैल्यू के साथ। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन है तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन कम्प्लीटली ऊपर चला जाएगा, हॉइस्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें इसका रिजल्ट देखने को मिला है। अच्छा, ये तो हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन की बात। अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करें तो फंक्शन एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि हम एक var के साथ करें, लेट के साथ करें, कॉन्स्ट के साथ करें। अब यहाँ पे होता क्या है कि फंक्शन एक्सप्रेशन एक तरह से क्या है कि एक वेरिएबल में किसी फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करना है। और हमने देखा था कि इसेंशियली हम लोग जब वेरिएबल की जो फंक्शन की वैल्यू है वो अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो ऐसे केस में होता क्या है कि जो वेरिएबल का बिहेवियर रहेगा हॉइस्टिंग की तरफ, वही बिहेवियर इस फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे अगर हम कोई वेरिएबल फंक्शन var के साथ डिक्लेयर करें फंक्शन एक्सप्रेशन, तो इस केस में जो वेरिएबल की जो फंक्शन की जो वैल्यू है फंक्शन की बॉडी, वो हॉइस्ट नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल हॉइस्ट होगा और वो भी अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होगा और उसकी वैल्यू तब तक नहीं उसे प्राप्त होगी जब तक उसका डेफिनेशन या फिर उसकी डेफिनेशन तक कंपाइलर नहीं आ जाता है। और लेट और कॉन्स्ट के साथ भी वही होगा, जो लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल आपके टेम्पोरल डेट जोन में हॉइस्ट होते थे। इन द सिमिलर वे अगर आप कोई फंक्शन एक्सप्रेशन लेट और कॉन्स्ट के साथ बनाते हैं तो वो दोनों भी टेम्पोरल डेट जोन में वहाँ पे वेरिएबल जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं जाएगी। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन, और फंक्शन एक्सप्रेशन में हम लोग इसेंशियली होता क्या है कि ये जो एडिशन है, यहाँ पे इस केस में मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा और var मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये हो गया आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन इसेंशियली आप एक वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर करते हैं, एनोनिमस फंक्शन देते हैं। ठीक है, क्या इस फंक्शन को मैं नीचे कॉल कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, console.log और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम रन करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका आंसर 8 आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली इसका आंसर 8 आया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर मैं इसी को अगर ऊपर लेके चलूँ ना, इसके ऊपर, इस डेफिनेशन के ऊपर, फंक्शन डेफिनेशन मेरी बाद में आई है, मैंने फंक्शन इन्वोक पहले किया है और ये मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन है माइंड वेल। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आता है हमें इस बार अनडिफाइंड आया है। ओके, 959 पे देखिए, ये एक तरह से अनडिफाइंड आया है। तो इसमें क्या होता है कि सिंस आपने जो ये वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है ये var के साथ किया है, तो इसमें सिर्फ ये वेरिएबल जो ये मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल है
ये इनिशियलाइज होगा, वो जाएगा ऊपर। इसकी जो बॉडी है, फंक्शन की बॉडी, वो नहीं जाएगी। हमने ये भी देखा था कि वेरिएबल में भी उसकी जो वैल्यू होती है, इन दिस केस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ अ फंक्शन, एंड इन दैट केस वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम वाज सचिन। तो सचिन की वैल्यू जो वैल्यू थी वो ऊपर नहीं गई थी। इन द सिमिलर वे फंक्शन जो कि एक वैल्यू है इस बार मल्टीप्लिकेशन की, वो ऊपर नहीं जाएगी। सेम इज़ द केस विथ लेट के साथ। अगर हम लेट के साथ भी करते हैं, अगर मैं इसे लेट के साथ करूं तो भी सिमिलर बिहेवियर ही देखने को मिलेगा। ओके, सिमिलर बिहेवियर, हाँ ओके, कॉन्स्ट के साथ करना है हमें, सी कॉन्स्ट। यहाँ पे भी हमें सिमिलर बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है वो कम्प्लीटली हॉइस्ट होता है उसकी वैल्यू के साथ, जबकि फंक्शन एक्सप्रेशन पूरी तरह से हॉइस्ट नहीं होता है, वो टेम्पोरल डेड जोन में होगा और उसमें भी सिर्फ उसकी जो वेरिएबल है वही हॉइस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर फिर से सोर्स में जाए और इस केस में हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं console.log function hoisting 69 addition and there you go। देखिए स्क्रिप्ट में इस बार आपके जो टेम्पोरल डेड जोन में है क्या क्या है, लास्ट नेम जो लास्ट केस में आया था, प्रोफेशन लास्ट टाइम का कोड है, और मल्टीप्लिकेशन जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर किया था कॉन्स्ट और लेट के साथ, टेम्पोरल डेड जोन में हुआ है और उसका भी वैल्यू अनअवेलेबल है। नोट्स में हम लोग देखते हैं कि ये हमने देख लिया कि वेरिएबल किस तरह से होता है। फिर हम लोग लेट और कॉन्स्ट का देख लिया। यहाँ पे कुछ टेबल का कंपैरिजन बना हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। फंक्शन हॉइस्टिंग का केस भी हमने देख लिया है। फंक्शन हॉइस्टिंग यूजिंग वैर भी हमने देख लिया। फंक्शन हॉइस्टिंग यूजिंग लेट और कॉन्स्ट भी हमने देख लिया है। इस केस में रेफरेंस एरर आती है, कैन नॉट एक्सेस। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर जाएँ तो एक एरर आई है, रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस मल्टीप्लिकेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन, सेम। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया है। फिर हम लोग अगर एरो फंक्शन की बात करें, एरो फंक्शन में भी सेम होता है। एरो फंक्शन भी हॉइस्ट नहीं होता, डिपेंड करता है कि एरो फंक्शन की वैल्यू जो आप देते हैं वो लेट के साथ करते हैं, कॉन्स्ट के साथ करते हैं या वैर के साथ करते हैं। अगर तो वो लेट के साथ है और कॉन्स्ट के साथ है तो वो हॉइस्ट नहीं होगा, टेम्पोरल डेड जोन में होगा, और अगर वैर के साथ है तो वो हॉइस्ट होगा लेकिन उसकी वैल्यू नहीं जाएगी, उसका सिर्फ जो इनिशियलाइजेशन होगा वो अनडिफाइंड के साथ होगा। ये हमने देख लिया, सिमिलर बिहेवियर है। तो एरो फंक्शन में भी सेम ही काम करता है। ये कुछ टेबल है कंपैरिजन, तो हम अगर इसे देखें तो हॉइस्टेड इनिशियल वैल्यू, फंक्शन डिक्लेरेशन है तो हॉइस्ट होता है, हाँ यस होता है। क्या वो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वही होगी। वैर वेरिएबल के और स्कोप इसे भूल जाइए, ये इतना कोई काम का नहीं है, अभी यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। और हॉइस्टिंग में क्या है, वैर के साथ अगर वेरिएबल करते हैं तो क्या हॉइस्ट होता है, हाँ हॉइस्ट होता है, लेकिन टेम्पोरल डेड जोन में होता है और उसकी वैल्यू जो होती है, हाँ नहीं ये कम्प्लीटली होता है और इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, जबकि फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी। लेटर कॉन्स्ट के साथ ऑब्वियसली हॉइस्ट नहीं होते और वो टेम्पोरल अनइनिशियलाइज रहते हैं, टेम्पोरल डेड जोन में आते हैं। ये हमने देख लिया। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि लेटर कॉन्स्ट की जगह लेटर कॉन्स्ट से ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए या फिर फंक्शन को डिक्लेयर किया जाए, वैर को अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। फिर जो वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल, कोशिश की जाए कि टॉप ऑफ द कोड ही या फिर इवन फंक्शन डिक्लेयर जो उसका इन्वोकेशन है वो डिफिनेशन के बाद ही किया जाए ज़्यादातर केस में। अगर कोई जगह अनअवॉइडेबल है तो उतनी केयर की जा सकती है कि हम उसे मैनेज कर लें। फिर यूज़ फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन, ऑलवेज यूज़ इट, क्योंकि व्हेन हॉइस्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब हॉइस्टिंग की ज़रूरत ना हो तो ऐसे केस में फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन का ही उपयोग करेगी। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अब टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है ये भी हमने देख लिया है सब कुछ, तो यहाँ पे टेम्पोरल डेड जोन भी कर दिया है। तो टेम्पोरल डेड जोन की अगर हम एक फॉर्मली डेफिनेशन the
द टेम्पोरल डेड जोन इज अ टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक्स execution and the point at which the variable declared with let const is initialized. During this phase, the variable exists but is inaccessible. Attempting to access it results in reference error. ये हमने देख लिया है. टेम्पोरल डेड जोन हमने समझ लिया है. अब यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं कि वेरिएबल हॉइस्टिंग क्या होती है, फंक्शन हॉइस्टिंग क्या होती है, दोनों के बिहेवियर किस तरह से होते हैं, लेट कॉन्स्ट वैर के साथ किस तरह से उसके बिहेवियर होते हैं, कुछ इस तरह से जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है टेम्पोरल डेड जोन या फिर वेरिएबल हॉइस्टिंग का, इसे हम लोग फिनिश करते हैं. यहाँ पे जितना देखना था वो देख लिया है. अब जो हमारा नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो एक नया टॉपिक होगा हमारा फंक्शनल प्रोग्राम की तरफ हम मूव कर रहे हैं. फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आगे चल के हमें सेट मैप इस तरह के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स देखने हैं. हमें स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है ये भी हमें नेक्स्ट टाइम स्टडी करना है. तो आज के लिए इतना ही. आज की इस असेंबली को यहीं पे एडजॉइन करते हैं. थैंक यू, धन्यवाद.